संग्रहालय हैं, हमारे म्यूजियम्स हैं, जो हमारी लाइब्रेरीज हैं, जो हमारे आर्काइव्स हैं, जहां हमारे धरोहर डॉक्यूमेंटल धरोहर सुरक्षित है, उसके साथ साथ में इन क्षेत्रों को भी हम किस तरह से परस्पर एक दूसरे से सीख करके सहयोग कर सकते हैं। कल्चरल प्रॉपर्टीज के साथ साथ में कल्चरल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको भी हम उनके संरक्षण के लिए भी हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देशों के बीच में किस तरह से बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई है। भारत के प्रस्ताव में, क्योंकि ये भारत में जो है बैठक हो रही थी और भारत के लिए सौभाग्य का विषय था कि निरंतर प्रयास जिस तरह से अधिकारियों के स्तर पर किया गया, अंततः हेड ऑफ द डेलीगेशंस के विषय पर जिस तरह से बातचीत हुई, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत के प्रस्ताव पर सभी साझेदार देशों ने सहमति व्यक्त करते हुए जो है एक वॉलेंटरी आर्टिस्ट रजिस्ट्री, स्वैच्छिक कलाकारों का एक रजिस्ट्री बने, इसके बारे में सहमति व्यक्त की है। इस प्रस्तावित रजिस्ट्री का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाना, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो कल्चर के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, उनके नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना, सुदृढ़ करना, ब्रिक्स देशों के कलाकार परस्पर एक दूसरे के देशों में जाकर के क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बेटर अवसर प्राप्त कर सकें, इस दृष्टिकोण से उनको फैसिलिटेट करना तथा विभिन्न देशों के कलाकारों को जोड़ने की एक सस्टेनेबल कल्चरल जो एक्सचेंज की एक प्रक्रिया निर्धारित हो, इसके ऊपर सभी देशों ने सहमति व्यक्त की है। और मैं ये मानता हूं कि इस पहल से जो है जन से जन संपर्क तक इसको सुदृढ़ करने में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसके अलावा ब्रिक्स संस्कृति महोत्सव में भारत की अध्यक्षता में ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटक था और जिसका आयोजन 6 और 7 तारीख को यहां भोपाल में किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो हमारे इन सभी सदस्य देशों के विशिष्ट कला परंपराएं हैं, उन परंपराओं के साधक ऐसे सारे लोगों ने स्वतंत्र सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां अपनी कल्चरल प्रैक्टिस की उसमें दी। बेलारूस, ब्राजील, इंडोनेशिया, रशिया, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देशों की प्रस्तुतियां दी, जबकि भारत की ओर से राजस्थान के लोक नृत्य मारू के रंग को प्रस्तुत किया गया और राजस्थान की लोक परंपरा को जीवंतता के साथ में प्रदर्शित किया गया। दूसरे दिन यानी कल भाग लेने वाले देशों की स्वतंत्र सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को पुनः प्रस्तुत किया गया, जिससे जितने लोग वहां उपस्थित थे उन सारे लोगों ने इस महोत्सव में विविध उपस्थित होकर के विभिन्न देशों की सांस्कृतिक परंपराओं को देखा, समझा। और इसके साथ साथ में मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से इस कार्यक्रम में अमृतसया मध्य प्रदेश, भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की एक नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई। 35 मिनट की इस नृत्य नाटिका में 125 से ज्यादा विविध कलाकारों ने भाग लिया। उन्होंने मध्य प्रदेश के शास्त्रीय, लोक तथा जनजातीय नृत्य परंपराओं को प्रस्तुत करते हुए मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा को बहुत सुंदरता के साथ में प्रदर्शित किया। ओंकार जो षष्ठी की शुरुआत का मंत्र है तथा राज्य की आध्यात्मिक विरासत का एक प्रतिबिंब है, वहां से लेकर के मां नर्मदा और सिंहस्थ महाकुंभ, इन सब विषयों को भी उस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया। मैं मानता हूं कि भारत की अध्यक्षता में ये जो आयोजन शाश्वत भारतीय विचार जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी बीमारियों से मुक्त हों, रोग मुक्त हों, ये जो भारत की कल्पना है, इस सद्भाव और शांति की इस कल्पना के इर्द गिर्द इन सारे सहभागी देशों की भाषा और उनके लोक संगीत में भी इस विषय को सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया गया। मित्रों, ये बैठक जिस तरह से आयोजित की गई, ये जितने भी प्रतिभागी इसमें आए थे उनके लिए एक सांस्कृतिक और जो है इस भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेश की संस्कृति और विरासत का एक दिव्य अनुभव कराने वाली थी। आज सभी प्रतिभागी यहां से सीधा भीमबेटका और सांची
के विश्व विरासत, विश्व धरोहर का दर्शन करने के लिए जाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि ये यात्राएं निश्चित रूप से हमारे भोपाल और हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों को, यहाँ की संस्कृति को, भारत की बहुविधा संस्कृति को, यहाँ के भोजन परंपराओं को, यहाँ के विशिष्ट कलाओं को, यहाँ की हस्तकला को विश्व के पटल पर ले जाने में निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहयोग करेगी। मैं इस अवसर पर अपनी बात समाप्त करने से पहले पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का। उनके कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सक्रिय सहयोग के बिना इस लेवल पर इस बैठक को संपूर्ण करना संभव नहीं था। उनके सक्रिय सहयोग के चलते हुए, उनके जो है मध्य प्रदेश के विशिष्ट आतिथ्य के चलते हुए, वो जो एक रात्रि का भोज माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने आयोजित किया था, आज सारे प्रतिभागियों और डेलीगेट्स को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोजन पर आमंत्रित किया, जहां उन्होंने दाल बाटी चूरमा से लेकर के चंदिया तक सब कुछ मध्य प्रदेश का सभी लोगों का, उसका न केवल उसका खुद का तो श्रावण का व्रत था, लेकिन बाकी सबको भोजन करवाया और उसके बारे में विस्तार से बताया भी कि ये चंदिया कैसे बनता है, कैसे दाल बाटी बनती है। तो मैं ये मानता हूं कि ये इस तरह का अनुभव ऐसे आने वाले सभी विदेशी प्रतिभागियों के लिए एक दिव्य अनुभव था और उनको मध्य प्रदेश और भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत से परिचय कराने वाला था। और निश्चित ही इसके चलते हुए जो है देशों के बीच में परस्पर मैत्री का भाव जो है वो कई अगले नेक्स्ट लेवल तक जाकर के सुदृढ़ हुआ है। कुल मिलाकर के मैं बात करूं तो समग्र परिणाम के दृष्टिकोण से कार्य समूहों के विचार विमर्श, मंत्री स्तरीय चर्चाओं और भोपाल के डिक्लेरेशन, सांस्कृतिक महोत्सव, द्विपक्षीय सहभागिता, जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई विभिन्न देशों के साथ में, जो हमारे हॉस्पिटैलिटी के प्रोग्राम्स हुए और उसके साथ साथ में हमारी जो यात्राएं हमारे मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से आयोजित की गई, उसने कल्चरल ट्रैक की इस मीटिंग को एक नीतिगत आयाम तक तो पहुंचाए, लेकिन उसके साथ साथ में सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक सशक्त प्लेटफॉर्म के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया है। मैं भोपाल बैठक के लिए बहुत सारा धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का करता हुआ एक बार फिर आप सबका भी बहुत सारा धन्यवाद करता हूं कि आपने सक्रिय सहयोग और समर्थन इस बैठक के पूरे आयोजन के अवसर पर किया है। आप सबका हृदय से धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, दो शब्द ये कहेंगे और हमने जो है इतना आपके सक्रिय सहयोग से इस तरह का हम बैठक आयोजित कर पाए, उसके लिए एक बार पुनः आभार और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आग्रह करता हूं कि वो हम सबका इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। आज के इस बैठक में प्रेस वार्ता में मेरे साथ माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी, हमारे CS वर्णवाल जी, भारत सरकार के कल्चर और हमारे राज्य से भी संबंध रखने वाले ऐसे विवेक अग्रवाल जी, SES शिवशेखर जी, शेरपा जी और आप सब, सारी बातें आ गई। और ये बात सही कि राजा भोज की नगरी मध्य प्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए कितने प्रकार से काम और उन कामों की गुणवत्ता, उन कामों के पीछे का गंभीर निहितार्थ पकड़ करके हमारे देश की अच्छाइयों को दुनिया के साथ बांट करके हम अपने इस देश के अतीत के गौरवशाली पक्ष पर गर्व कर सकें। ऐसे में अगर सारे विषयों के साथ देखें तो कल्चर का, अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है, उसको जीवंत करते हुए, और वो सभी वेदवाक्य जो माननीय मंत्री जी ने भी बोले, हमारा तो भाव वसुधैव कुटुंबकम का है। हम अपने उस वसुधैव कुटुंबकम के भाव के बलबूते पर कल्चर की जो अच्छाइयां, जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो उनने वेदवाक्य सुनाया, सच में वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई। हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का, और इनके माध्यम से वो सारे स्वनाम धन्य अलग अलग देशों के माननीय मंत्रीगण या वहां के अधिकारीगण हमारे बीच पधारे। कई लोग तो पहली बार आए, पहली बार लोगों ने भोपाल देखा और अब यहां से सांची जा रहे हैं।
मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, माननीय मोदी जी की उस भावना के अनुसार कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है और देश का दिल ऐसा ही धड़कता रहे और आपका साथ मिलता रहे। बहुत धन्यवाद। सर, मध्य प्रदेश की ओर से सर मैं सम्माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, संस्कृति मंत्री जी का और शेरपा जी का, सुधाकर जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि सर आपने यहाँ जो डिक्लेरेशन है उसका नाम भोपाल डिक्लेरेशन दिया सर, बिकॉज इससे जो है एक संस्कृति के आज जब भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात होगी सर तो हमेशा भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से भोपाल का नाम आएगा सर, और एक तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भोपाल की एक छवि बनेगी सर, लोग भोपाल के बारे में सब जानेंगे। तो उसके लिए मैं विशेष रूप से सर मध्य प्रदेश की तरफ से भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा सर। थैंक यू सीएस साहब। और भी रेलेवेंट, आपने बहुत अच्छी बात की, और भी रेलेवेंट इसलिए है कि भोपाल डिक्लेरेशन में जैसा मैंने कहा पहली बार आउटकम बेस्ड डॉक्यूमेंट बना है। अब इन आउटकम्स पर जब कभी भी चर्चा होगी, अगली मीटिंग में अगले साल पूरे चाइना में पूरे साल भर संस्कृति समूहों की बैठक में भोपाल डिक्लेरेशन गूंजेगा, और उसके बाद जब कभी भी चर्चा होगी तब निश्चित रूप से भोपाल का नाम इस सारे आउटकम्स के साथ में हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया है। तो मैं मानता हूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, इन सब ने जो भाव व्यक्त किया, मैं भी उसके लिए मध्य प्रदेश का बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। एक एक वन बाय वन, या प्लीज। As I mentioned that all the proposals which we have forwarded have been accepted uniquely. Everybody have accepted, everybody have supported without any differences. All the proposals have been accepted. देखिए, भारत में क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक देश को एक साल में एक ही संपत्ति को, एक ही पुरातात्विक महत्व की संपदा को रजिस्टर कराने का अवसर मिलता है। एक संपदा को रजिस्टर कराने की प्रक्रिया के तहत जैसा अभी सारनाथ हुआ है, इसकी फाइल जो है टेंटेटिव फाइल 1998 में लगी थी, टेंटेटिव लिस्ट में 98 में आया था, 25 में हमने इसके ऊपर डॉसियर सबमिट किया था और अब 26 के लगभग आधे 26 निकल जाने के बाद में हम करा पाए। अभी इस तरह की 65 से ज्यादा टेम्पररी लिस्ट में पहले से सूचीबद्ध हैं। उस क्रम में जैसे जैसे नंबर आएगा वैसे वैसे आगे जो है ये प्रक्रिया बढ़ती रहेगी। घोषणा पत्र में बताया है कि सांस्कृतिक जो विरासत दूसरे देशों में है उसका आदान प्रदान होगा, तो भारत की ऐसी कितनी सांस्कृतिक विरासत है जो दूसरे देशों में है और जो उनका आने का रास्ता साफ होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर के इस विषय को लेकर के बहुत गंभीरता बनी है। विश्व में इस तरह की व्यवस्था जब छठे दशक में नामित हुई थी, उसके बाद में 7वें दशक में, उसके बाद में तब से लेकर के और 2014 तक जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब तक केवल 13 ऐसी हमारी पुरातात्विक संपदाएं दुनिया से लौट करके वापस भारत ला पाए थे हम। आज वो आंकड़ा जो है वो 700 को पार कर चुका है। और अभी जिस दिशा में हम जिस गति के साथ में काम कर रहे हैं, हमने दूसरे देशों के साथ जिस तरह के संवाद, बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए हैं, अमेरिका जहां इसका सबसे बड़ा जो है केंद्र है इस तरह की एंटिक्विटीज का, उनके साथ में हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया है ताकि हम सीमलेसली इस तरह की चीजों को सुगमता से ला सकें। मुझे लगता है कि अगला ये साल जब तक समाप्त होगा 2026 तक, तब ये आंकड़ा जो आज 700 के करीब है ये 1000 तक पहुंच जाएगा। और ये प्रक्रिया एक बार शुरू हुई है, मुझे लगता है निरंतर चलेगी। विशेष बात यह है कि आज दुनिया के सारे ऐसे देश जिन्होंने कभी गुलामी का दर्द सहा होगा, जहां कभी उदासीनता के चलते इस तरह की कल्चरल प्रॉपर्टीज बाहर चली गई होंगी, सब ने एक ध्वनि से इस तरह के रेस्टिट्यूशन की महत्ता को व्यक्त किया। न केवल व्यक्त किया, अपितु सभी ने इसके ऊपर अपनी प्रतिबद्धता और सहयोग को सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। अभी तो इस बात की मुझे लगता है आप लोग बधाई देते कि जो है संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने जो रिपोर्ट बनाई उसके चलते हुए इस तरह का निर्णय हो पाया। और ये विषय, मुझे लगता है कि इस विषय को हम जितनी कम चर्चा करेंगे उतना ही आसानी से हम इस विषय पर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। एक मिनट बेटा,
लगता था कि आप जो है, मुझे लगता है कि आप सिर्फ भोपाल का ही ध्यान रखते हो, क्योंकि मैं तो भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश में लगभग साल में हर 10-12 बार आता हूं, तो पूरी सूची गिनाते तो लंबा हो जाता। अच्छा है कि आप भोपाल ने देखा। लेकिन मध्य प्रदेश संस्कृति धानी धरती है। मध्य प्रदेश अपार सांस्कृतिक संपदाओं, चाहे विजुअल आर्ट होगी, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट होगी, चाहे हेरिटेज होगी, इन सब को समाहित किए हुए धरती है। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमेशा ही कहते हैं मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश भारत का दिल है, तो दिल तो ये दिल मांगे मोर चलता रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सूची बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं भारत सरकार और क्या देने वाली है इस सब पर बात करूंगा।